गुड मॉर्निंग। चलिए अब पीछे बातें बंद कर दें। कल तक के सॉल्यूशंस, कल आपसे मैंने कहा था लेजर अकाउंट आप लोग बना के लाएंगे, बना लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी यदि लापरवाही करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, हमारा भी नुकसान होगा। और ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमने 3 लेजर अकाउंट सैलरी वाले बनाए थे, ऐसे आपके ये तीनों बनेंगे। बैलेंस की नॉलेज होनी चाहिए, अनअर्न्ड इनकम का बैलेंस, अक्रूड इनकम का बैलेंस क्या होना चाहिए, ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, एंट्री ट्रांसफ़र कैसे होती है, हर काम ये आगे जितना आप कर रहे हो ना, अभी आगे आगे के लिए तैयारी हो रही है, यूँ मान लेना। और अभी जो कमजोरी रह गई वो आगे दिक्कत करेगी, क्योंकि आगे हम लोग ये छोटी मोटी बातों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए संभल के चलना और हर बात को अच्छे से क्लियर करना। अब कल आपने लेजर अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट P&L में डिस्क्लोजर दे दिया होगा, कोई ज़्यादा है नहीं। P&L में इनकम साइड में बाई इंटरेस्ट बस, और उसकी जो नेट अमाउंट आई थी आपकी 140, है ना। बैलेंस शीट में 2 आइटम, करंट असेट और करंट लायबिलिटी में एक आइटम। अक्रूड इनकम तो आपकी असेट है, अक्रूड इंटरेस्ट जो मिलने से रह गया, और इधर अनअर्न्ड इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी है, यही है। अब ये आपका टॉपिक नंबर कौन सा हो गया, देखो कल 6 हो गया। चलिए नंबर 7, टॉपिक 7। अब हम लगे हाथ, चूंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम चारों यदि पढ़ चुके, तो इन चारों के ही अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट के बाद फाइनल अकाउंट पे थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं कि यदि एक कॉमर्स स्टूडेंट को ट्रायल बैलेंस दिया जाए और ट्रायल बैलेंस के बाहर ये चारों एडजस्टमेंट्स दिए जाएं। जनरली आप लोग 11th-12th में फाइनल अकाउंट बनाते आए हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल लगने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम देते हैं। वो अभी हम यहाँ पे एक आइटम लेंगे और आप लोग को ये बताना भी चाहेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे कि ये जो ट्रायल बैलेंस का फंडामेंटल है आपका किस तरह से क्लियर होना चाहिए, और वो आगे अगेन आपके पूरे कोर्स में काम आएगा, सारे चैप्टर्स, अकाउंटिंग और एडवांस में दोनों में, और कॉस्टिंग में भी। अभी मैं कुछ हेडिंग लगवा रहा हूँ, पहले लिखिए। टॉपिक नंबर 7, एडजस्टमेंट ऑफ outstanding expense, adjustment of outstanding expense given outside, adjustment of outstanding expense given outside or inside, outside or inside the trial balance, inside the trial balance, given outside और inside the trial balance, ये टॉपिक है आज का। और ऐसे अभी 4 टॉपिक होंगे कंटिन्यू। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल के बाहर गिवन है या कभी अंदर गिवन है, तो उसका मीनिंग क्या है और हमें क्या एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में करना पड़ेगी। अब हम यहाँ कोई लेजर अकाउंट की बात नहीं करेंगे, वो आपने बना ली। जर्नल एंट्री आपको आती है, एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट एंट्री करना आप जानते हैं। अगले साल वो रिवर्स होती है, ये भी आपको मालूम। अब हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रायल बैलेंस का सिनेरियो अभी आपके सामने रखेंगे। मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस है और इसमें बहुत सारे आइटम हैं, नंबर ऑफ पेजेस में ट्रायल बैलेंस है। स्टूडेंट लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होते हैं। अभी आप जब तक स्टूडेंट हैं, 11th में भी थे, 12th में भी आए, और अभी भी हम फाइनल अकाउंट दोबारा आपके कोर्स में हैं। शायद अभी फाउंडेशन में भी आपके फाइनल अकाउंट कोर्स में थे। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज बुक के अंदर, कुछ एक्सपेंस, कुछ इनकम, कुछ असेट लायबिलिटी, और टोटल लगा के फाइनल अकाउंट बनाओ। रियल लाइफ में ट्रायल बैलेंस इतने से नहीं होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस में होते हैं। 10 पेज, 25 पेज, 50 पेज, 150 पेज, इतने बड़े बड़े ट्रायल बैलेंस होते हैं। कल को आप रियल लाइफ में यदि अपनी इंटर्नशिप में आपके जो ट्रेनिंग के आवर्स है उसमें कहीं ऑडिट्स पे जाएंगे, तो आप पाएंगे कि साहब इतने बड़े ट्रायल बैलेंस,
हम तो 1-1.5 पेज का पढ़ के आए थे अपनी क्लासेज में, वो रियल लाइफ है। बहुत सारे अकाउंट होते हैं, हजारों अकाउंट होते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी हम ट्रायल बैलेंस का कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं, हमें ट्रायल बैलेंस का एक बेसिक सीन लेना है कि ये ट्रायल बैलेंस है, बहुत सारे आइटम है, हम अपने काम की बातें लेंगे केवल कि यदि ट्रायल बैलेंस में ये गिवन है और बाहर ये गिवन है अदर इंफॉर्मेशन, तो इसके मीनिंग्स क्या है और अब हमें करना क्या है। हमें बनाने फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उसमें उसका क्या रोल होगा, तो यहाँ से समझना स्टार्ट करना और फिर बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा सब। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, समझना है। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक ट्रेडर है और उसका आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। एज ऑन 31 मार्च 22, मिस्टर एक्स एक ट्रेडर है और 31 मार्च 22 को उसका ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में, और अभी हम यहां पे कोई लेजर फोलियो वगैरह नहीं बना रहे। ट्रायल बैलेंस में एक कॉलम, एक सीरियल नंबर का, एक नेम ऑफ अकाउंट, आइटम नेम, अकाउंट नेम, ये डेबिट, ये क्रेडिट, रुपीज। और अभी हमने कहा हम अपने काम की बातें लेंगे केवल। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आइटम है, उनमें एक आइटम है सैलरी, एंड दैट इज सपोज रुपीज 2,50,000। और अब आपको ट्रायल बैलेंस का टोटल दिया हुआ है। हम लोग सारे आइटम नहीं लेके बस यूं मान लो ट्रायल बैलेंस बंद, और यहां ट्रायल बैलेंस का टोटल जो भी है, इस ट्रायल बैलेंस में सैकड़ों आइटम है, DRCR पूरा भरा पड़ा है, 2, 4, 5, 6 पेज कितना भी मान लो आप। अब इसके नीचे गिवन है अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सैलरी इक्वल्स टू रुपीज 50,000। अब ये एक सैंपल क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस मैंने कहा ना हम पूरा नहीं ले रहे हैं, इसमें काम का आइटम लिया है केवल। अब एक ट्रायल बैलेंस में सारे एक्सपेंस, सारी इनकम, सारी असेट, सारी लायबिलिटी, और ट्रायल बैलेंस के कंटेंट आपको वैसे भी मालूम होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस, वेदर डायरेक्ट और सारे एक्सपेंस, वेजेज, सैलरी, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, परचेज, और जो भी रेंट, इंश्योरेंस, सारे खर्चे, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे ट्रेडिंग में आने वाले चाहे P&L में आने वाले, और सारी असेट्स, चाहे करंट असेट, चाहे फिक्स असेट, चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल। ट्रायल बैलेंस के DR साइड में ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस, ऑल काइंड ऑफ असेट, और इसके CR साइड में ऑल काइंड ऑफ इनकम्स, ऑल काइंड ऑफ लायबिलिटी। ये सब ट्रायल के अंदर भरे हुए होते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट। अभी आपको ट्रायल में सैलरी गिवन है 250, ईयर एंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 22, 2021-22 के एंड में ये ट्रायल बैलेंस है एज ऑन द डे, एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज ऑन, इट्स ए पोजीशन स्टेटमेंट, इट्स नॉट पीरियोडिक। इसमें आने वाले आइटम बहुत सारे पिछले साल के भी होते हैं, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये तो पीछे से भी आती है, लास्ट ईयर से, इसलिए एज ऑन होता है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है। ये टोटल दिया हुआ है, और सैलरी अंदर है 250, बाहर है बकाया 50,000। अब इसको पहले आप कंक्लूड करने के, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करो कि ये 250 क्या है और ये 50 क्या है। 250 ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों है? 250 ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों है? सर क्योंकि कैश में मिली, करंट ईयर में 2,50,000 की सैलरी चुका दी गई थी। इट वॉज सैलरी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर पेड। चालू वर्ष में सैलरी पे हो चुकी थी, उसका बैलेंस है, लेकिन एंड में 50,000 रुपये बकाया है, सैलरी देने से रह गई इस साल की। अब आप बनाओगे फाइनल अकाउंट,
और सैलरी जाएगी पी एंड एल में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये तो सैलरी आएगी पी एंड एल में। अब इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट मैंने लिए नहीं, प्रीपेड और ये सब अभी नहीं लिए, बाद में लूँगा। लास्ट ईयर की बकाया सैलरी थी भी, तो आप याद करो ओपनिंग में बिगिनिंग एंट्री होती है वो तो बंद हो जाती है, वो तो खत्म हो गई, और वो सैलरी अकाउंट में नेट हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले साल के एंड में बकाया सैलरी की क्या एंट्री करी होगी लास्ट ईयर? पिछले साल एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री हुई होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई होगी ना। इस साल की 1 अप्रैल को रिवर्स भी तो हुई होगी, और वो आउटस्टैंडिंग तो हो गई खत्म, और वो सैलरी अकाउंट में हो गई क्रेडिट। इस साल आपने यदि 2,70,000 की सैलरी चुकाई होगी तो उसमें पिछले साल के 20 घट के 2.5 लाख रह गए। तो ये बात तय मान के चलो, अभी जो ट्रायल में 2.5 लाख है वो सारी की सारी सैलरी इसी साल की है, करंट ईयर की है, लेकिन ये कुछ बाहर भी तो पड़ी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है पता है? ये सैलरी इस साल की चुका दी गई है तभी तो ट्रायल में आई है, लेकिन ये सैलरी अभी पे नहीं करी, इसलिए बकाया बाहर है। अब आप पी एंड एल बनाओगे तो पी एंड एल में सैलरी का एक्सपेंस कैसे एडजस्ट करके दिखाओगे? पी एंड एल अकाउंट में कैसे दिखाओगे? पी एंड एल के डेबिट साइड में सैलरी पेड 250, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी और 3 लाख रुपए, और अब बैलेंस शीट में भी तो जाओगे, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब ये तय मान के चलो आपने इस 50,000 की जनरल एंट्री भी तो बनाई होगी, दिमाग में एंट्री बनाओ इसकी। अब एंड ऑफ द ईयर 50,000 की क्या एंट्री हुई? आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट क्यों कर रहे हो? लायबिलिटी है वो, डेबिट क्यों कर रहे हो उसको? सैलरी अकाउंट डेबिट तो, और ऐसा करने से आपकी सैलरी 50,000 पे और डेबिट हो गई, और 2.5 पहले डेबिट हुई पड़ी है, टोटल डेबिट कितनी हो गई? वो पी एंड एल में गई, पी एंड एल टू सैलरी हो गई, और वो 50,000 पे सैलरी का आउटस्टैंडिंग का अकाउंट पेंडिंग रह गया, वो आ गया बैलेंस शीट, जो अगले साल रिवर्स होगा जब बंद होगा। अब कंक्लूजन ये है कि यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी एक्सपेंस गिवन है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो कोई कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे व्हाटएवर जो भी एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस है, कुछ भी है, और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर का पेड अमाउंट होता है, लेकिन जो बाहर गिवन है वो अनपेड है। तो हमें इसकी एंट्री दिमाग में तो करनी होती है ना। फाइनल अकाउंट बनाते समय हम जनरल एंट्रियां तो नहीं करते हैं, एडलेस तो करते ही है ना, वो एडलेस एंट्री से ही तो होता है। अभी यदि हम एंट्री बनाएं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000, तो हिसाब से सैलरी अकाउंट डेबिट किया तो ऐड हो गया ना उसमें जाके, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ए लायबिलिटी वो बैलेंस शीट में आएगी। तो अब एक पहला डिसीजन, कोई भी एक्सपेंस ट्रायल में गिवन है वो पेड अमाउंट है, और बाहर जो गिवन है वो अनपेड है। तो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उस पेड अमाउंट में अनपेड को भी जोड़ के खर्चा ट्रेडिंग पी एंड एल में चार्ज करेंगे। अभी वेजेज होती है तो ट्रेडिंग की बात करते हैं हम, सैलरी है तो पी एंड एल की बात कर रहे हैं, और ये 50 उसके अलावा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। क्लियर? आगे ध्यान रहेगा ये। अब एक अकाउंटेंट ये कहता है भाई साहब मैं तो जब ट्रायल बैलेंस बनाता हूं ना तो मैं मेरे एडजस्टमेंट्स को पेंडिंग छोड़ता ही नहीं। अब दुनिया में 2 तरह के अकाउंटेंट होते हैं, कुछ वो अकाउंटेंट होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पहले बना लेते हैं और एंड ऑफ द ईयर के एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख देते हैं कि अभी ये सब पेंडिंग है, इतनी सैलरी बकाया है, इतना एक्सपेंस प्रीपेड है, इतनी इनकम अक्रूड है, इतनी इनकम अनअर्ड रिसीव्ड इन एडवांस, वो ट्रायल के नीचे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। लेकिन एक दूसरा अकाउंटेंट कहता है साहब मैं तो जब ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ ना तो पहले एडजस्टमेंट करके फिर ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, उसको कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और ऐसे केस में यदि कोई बंदा ये कहे साहब मैं तो इसको अंदर लाना चाहता हूँ, मैं तो इसको नीचे दिखाना ही नहीं चाहता, तो अभी अभी आपने एंट्री क्या बोली? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ऐसा यदि मैं करूंगा तो नीचे से ये पूरा गायब हो जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन से हट जाएगा, जनरल एंट्री बन के अंदर आ जाएगा। और यदि अंदर लाओगे तो आपने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब इस ट्रायल बैलेंस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा सोचो जरा। ये तो 3 लाख हो जाएगा, और वो 50 में कौन सी साइड में लिखूं? तो यहाँ ट्रायल बैलेंस का जो भी टोटल पहले रहा होगा व्हाटएवर, उसमें इधर कितने बढ़ गए, उधर कितने बढ़ गए, टोटल तो बराबर ही रहेगा ना।
यदि ये टोटल 50 लाख का था तो 50 लाख 50,000, 50 लाख 50,000, यही हुआ। लेकिन अब ये नीचे से गायब होकर अंदर आ गया, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। अब जरा सोचो, अब P&L बनाओगे तो क्या P&L में 3 लाख प्लस 50,000 3.5 लाख दिखाओगे? अब P&L में कितने बताओगे? और वहां आपको ऐड या लेस करके बताने की जरूरत ऑलरेडी हो चुका है। और अब ये 50 कहां जाएगा? सीधा लायबिलिटी में, बैलेंस शीट, बशर्ते आपकी बकाया सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। ये देख लो सामने पड़ा। पहले वाले में 2.5 लाख अंदर थे, 50 बाहर थे, तो P&L में 2.5 प्लस 50 3 लाख और बैलेंस शीट में 50,000 लायबिलिटी में। अब वाले में बाहर ही नहीं, वो अंदर आ गए। अंदर आए तो एंट्री होके ही आए होंगे ना, और डबल एंट्री के बिना कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में आ नहीं सकता। डबल एंट्री बनी होगी सैलरी डेबिट टू, और इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में सैलरी अकाउंट में तो डेबिट हो गए और वो बकाया सैलरी इधर आ गई। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है केवल लायबिलिटी है ही। अब आप P&L में गलती से भी 3 लाख में 50,000 को दोबारा ऐड, क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और अब ये 50 सीधे सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे। अब दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष। यदि कोई भी बकाया खर्च ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो क्या करना है? एक बार तो उसका ट्रेडिंग या P&L जहां भी होगा वहां एडजस्टमेंट करोगे, जोड़ोगे, और एक बार बैलेंस शीट में ले जाओगे। लेकिन यदि अंदर दिया हुआ है तो अब वो आइटम केवल बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट हो चुका है। अब यही बातें 11th क्लास की स्कूल्स में टीचर कैसे समझाते हैं। जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है वो फाइनल अकाउंट में 2 जगह आता है, जो अंदर होता है वो 1 जगह आता है। याद करो, क्योंकि वहां का लेवल इतना ही होता है। वो टीचर भी बेचारा क्यों टाइम खराब करे, वो इस तरह की बात रटवा देता है, अंदर बाहर को 2 तरीके से सिखा देता है। ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ भी गिवन है वो फाइनल अकाउंट में 2 जगह आएगा। एक बार वो ट्रेडिंग या P&L में आएगा और दूसरी बार बैलेंस, और यदि अंदर है तो इसका मतलब वो 1 जगह ही आएगा। ये बातें अब रटने के लिए, समझने की कि 1 जगह आएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि दूसरी जगह उसका एडजस्टमेंट पहले हो चुका, इसलिए इसके पीछे रीजन ये है। अब आगे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, दोनों तीनों चैप्टर में ट्रायल बैलेंस बना बनाया आएगा आपके सामने, और उसके अंदर या बाहर या आउटस्टैंडिंग जगह बदलता रहेगा अपनी, कभी बाहर होगा कभी अंदर होगा। हमें अंदाज लगाना है कि बाहर होगा, इसका मतलब एडजस्टमेंट करना बाकी है, और वो फिर P&L या ट्रेडिंग में भी ऐड होगा और उधर बैलेंस शीट में भी जाएगा। और यदि वो अंदर दिया हुआ है इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट एक ही बार होगा, क्योंकि हो चुका है एक बार। ये सामने रखा है, देख लो, अभी भी बता दो कोई डाउट हो तो। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें आगे तंग नहीं करें। फाइनल अकाउंट करेंगे, अंदर या बाहर आपको नजर मारनी है। सर ये बकाया सैलरी अंदर गिवन है, तो ठीक है, गिवन है तो बैलेंस शीट में ले जाओ सीधा, फिर P&L में क्यों एडलेस कर रहे हो? कभी कहोगे सर ये वेजेस बाहर दे रखी है, तो 2 जगह होगी, वो ट्रेडिंग में भी ऐड होगी और बैलेंस शीट में भी जाएगी। अंदर बाहर की बातें रटनी नहीं है, समझनी है कि ट्रायल के अंदर कोई आइटम कब होता है और बाहर कब होता है, और ये यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। अब उसके आगे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये सामने रखा है, कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो बोल दो। अभी कॉपी में आपको समरी लिखवा देंगे कि यदि कोई भी बकाया खर्च, सैलरी नहीं, कोई सा भी ट्रायल के अंदर गिवन है, उसका मतलब उसका एडजस्टमेंट हो चुका, अब वो केवल बैलेंस शीट में जाएगा। और यदि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना है, और वो ट्रेडिंग P&L में भी होगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष, निचोड़ ये कहलाता है। बोलो, चले आगे, चलो लिखो। इफ, आप एक काम करो, इसको पॉइंट नंबर A कर लो, स्मॉल a या कैपिटल A, जो भी करना चाहो। 2 पॉइंट बन जाएंगे अलग अलग। पॉइंट नंबर A कर लो, हेडिंग तो डाल दिया था ना पहले, अब नीचे पॉइंट नंबर A, 2 पॉइंट कर लो अलग अलग, वरना पैराग्राफ बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। पॉइंट नंबर A, इफ एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब हम एक्सपेंस का नाम नहीं लिख रहे हैं, सैलरी है चाहे कुछ भी है। इफ एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज given outside the trial balance, if any outstanding expense is given outside the trial balance, then it means its adjustment, its adjustment is pending, इसका एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग है, हमें करना है। देन इट मीन्स
its adjustment is pending. Therefore it will be added, ADDED, it will be added in trading or P&L account. It will be added in trading or P&L account, and also it will be disclosed, under current liabilities. It will be disclosed under current liabilities in the balance sheet. Full stop. ये तो हुआ पहला पॉइंट. नंबर बी, पॉइंट नंबर बी पॉइंट कर लो. लिखिए, बट इफ, बी पॉइंट में लिखिए, बट इफ एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, is given, GIVEN, but if any outstanding expense is given inside the trial balance, then THEN, देन में दो होते हैं. THAN तो होता है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए, और THEN होता है तब के लिए. then it means its adjustment was already made. Its adjustment was already made. Therefore, it is only disclosed. Therefore, it is only disclosed in balance sheet. Under current liabilities. फुल स्टॉप. यदि कोई भी बकाया खर्च ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, उसका मतलब उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है. अब हमें उसका एडजस्टमेंट इसमें ट्रेडिंग P&L में नहीं करना है, केवल और केवल इसको सीधा बैलेंस शीट में ले जाना है. ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में जोड़ बाकी मत कर देना, उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी मेड. ये हुआ पहला आइटम, मतलब आउटस्टैंडिंग. टॉपिक नंबर 8, 8वां है ना. लिखिए नंबर 8. नंबर 8 लिखिए, एडजस्टमेंट ऑफ prepaid expense, given GIVEN, given outside or inside the trial balance. Outside or inside the trial balance. डैश कर दें. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. वही मिस्टर एक्स है, वही बंदे का ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में आपको मैं आउटस्टैंडिंग को इग्नोर कर रहा हूं. सैलरी ₹2,80,000 और ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको इन्फॉर्म्ड है प्रीपेड सैलरी ₹10,000. ये लो. या कुछ लोगों को पहले वाले क्वेश्चन से कंफ्यूजन होगा. ये 3,10. ये लो. यदि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है,
सैलरी गिवन है 3,10,000 और बाहर लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी 10,000। अब पहले इसको समझने की कोशिश करो, मतलब क्या हुआ। वो 3,10 क्या है? इस साल टोटल सैलरी का इतना पेमेंट हो चुका है, लेकिन बाहर क्या इंफॉर्मेशन है? इस 3,10,000 में 10,000 की सैलरी अगले साल की है। अब पीछे वाले में इसमें फर्क आ गया। पिछली बार मैंने 2.5 लाख लिखे थे अंदर और 50 बाहर, तो वो जो बाहर 50 थे वो 2.5 लाख में शामिल नहीं थे, हमें करने पड़े थे। इस बार 3,10,000 में 10 शामिल है, लेकिन एक्यूरल सिस्टम वो कहता है इस 10,000 का रिलेशन इस साल पीएनएल में चार्ज नहीं कर सकते आप। अब इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर 10 है और अंदर 3,10 है, तो ये 10 3,10 में शामिल है और वो 3,10 पीएनएल में आ नहीं सकता। आपको उसमें से 10,000 रुपये हटाने पड़ेंगे, लेकिन एंट्री के माध्यम से हटाओगे, ऐसे नहीं, एंट्री बनाओगे। अब यस, प्रीपेड सैलरी इज योर असेट। असेट को तो करो डेबिट और खर्चे को करो क्रेडिट, ताकि खर्चा कम हो जाए। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड सैलरी डेबिट टू, ये एंट्री हम दिमाग में करेंगे केवल। फाइनल अकाउंट बनाते समय एंट्री नहीं करते, हम एडलेस करते हैं। अब इस एंट्री का इंपैक्ट, इस एंट्री का असर क्या होगा? पीएनएल के डेबिट में टू सैलरी, इनर कॉलम में 3 लाख लेस प्रीपेड सैलरी 10,000, तो आउटर कॉलम में 3 लाख। अब ये 10,000 बैलेंस शीट में भी तो जाएगी, करंट असेट में, असेट साइड में, बैलेंस शीट में प्रीपेड सैलरी 10,000, यही होना है। एक अकाउंटेंट कहता है साहब मैं तो ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाता ही नहीं, मैं तो कुछ पेंडिंग छोड़ता ही नहीं। ये कुछ लोग होते हैं जो बाहर इंफॉर्मेशन लिखते रहते हैं, मैं तो ये काम पहले करके फिर ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। मेरा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। अब यदि मैं आपको टारगेट दूं, इस 10 को अंदर लेके जाओ, तो जनरल एंट्री से ले जाओगे और एक तरफ नहीं, ये दोनों तरफ आएगा। किस तरह से एडजस्ट होगा वो सोचो जरा। आपने एंट्री क्या बोली है अभी? तो इसका मतलब यहाँ प्रीपेड सैलरी आ जाएगा, और इसको आपने डेबिट किया या क्रेडिट? और डेबिट किया तो ये 10,000 के अमाउंट में कौन सी साइड लिखूं? लेकिन आपके एंट्री कंप्लीट करो, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, मतलब सैलरी क्रेडिट हुआ है, और ये डेबिट कितने पड़े थे? इस 3,10 में से यदि मैं 10 हटा दूंगा तो कितने रह गए? ये 3 लाख। अब आप सोचो, जो एंट्री आपने करी उसका ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या इंपैक्ट हुआ? यहां से 10 कम हो गए, वापस आ गए, तो क्या टोटल में फर्क पड़ेगा कोई? पिछली बार क्या हुआ था? यहाँ 2.5 थे, यहाँ 2.5 थे, इधर कितने जुड़े थे? 50, तो उधर भी तो आ गए थे 50। ट्रायल बैलेंस पे तो एक तराजू की तरह होता है, बैलेंस शीट की तरह। जितना अमाउंट खाली करोगे डेबिट में, ये उतना वापस भरो, या जितना डेबिट में भरोगे उतना क्रेडिट में भी भरो। पिछली बार आपने डेबिट में कितने रुपए जोड़े थे? तो सामने क्रेडिट में भी 50 आ गए, जो भी तो बराबर था। इस बार आपने यहां से कितने घटाए? तो 10 वापस आ गए, तो टोटल तो वही रहेगा ना। अब इस तरह का यदि मामला है तो नीचे से ये आइटम हट जाएगा। अब आप क्या बोलोगे? सर सैलरी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है और प्रीपेड भी अंदर है। अब पीएनएल बनाओगे तो पीएनएल के डेबिट में 3 लाख में से क्या 10 घटाओगे? दोबारा माइनस करोगे? एक बार माइनस हो गया ना। अब पीएनएल में सैलरी कितनी दिखाओगे? और वो 10,000 सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। तो आगे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हमें वो 11वीं क्लास वाली बातें अब दोबारा उस ढंग से नहीं पढ़नी कि कोई भी आइटम ट्रायल के बाहर है तो 2 जगह आएगा, अंदर है तो एक जगह आएगा, 2 जगह आएगा। क्यों बातें कर रहे हैं अब हमारी समझ वहां से चेंज हो गई। 3 साल पुरानी बात थी वो, 11वीं क्रॉस करके 12वीं क्रॉस करके फाउंडेशन क्रॉस करके अब तो इंटर में आ गए। अब ये अंदर बाहर किसी को समझाओ तो ढंग से समझाओ ना। उसको ये रटवाते क्यों कि बाहर है तो 2 जगह आएगा और अंदर है तो एक जगह आएगा? क्यों आएगा उसको समझाओ ना। अब ये आपका सेकंड पॉइंट है आज का। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो सुन लो। यदि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट करना अभी बाकी है, और एडजस्टमेंट करेंगे तो जनरल एंट्री तो होगी, और यदि होगी तो उसका इंपैक्ट 2 जगह आएगा। एक तो पीएनएल में माइनस होगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल के अंदर चला गया है तो जैसे ही वो अंदर जाएगा वो उस एक्सपेंस में से खुद ही पहले माइनस हो जाएगा। अभी ये 10 हम अंदर लाए तो 10 तो लिख दिए, लेकिन 3-10 में से 2-10 कम हो गए। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका। अब हमें केवल और केवल इसे
बैलेंस शीट में दिखाना है, ये रिगार्डिंग प्रीपेड। अब चाहे सैलरी हो या रेंट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, ये हम एक्सपेंस का नाम अपनी मर्जी से सैलरी ले रहे हैं, समझने के लिए केवल। सामने रखा, देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, रट्टेबाजी मत करना बस। ये रटी हुई बातें वरना मेमोरी भर जाएगी दिमाग में पूरी, सीपीयू फुल हो जाएगा। उसको आप खाली रखो सीपीयू को, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखो। और ये सोचो कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा, मैं भी उसके सामने एग्जांपल बनाऊंगा। देखिए ट्रायल बैलेंस, देखिए अंदर सैलरी 2.5 लाख, देख बाहर 50,000 बकाया, अब देख इसका एडजस्टमेंट ऐसे होगा। एंट्री बना के सिखाओ उसको बोलो डबल एंट्री का एप्लीकेशन, बकाया सैलरी लाइबिलिटी, सैलरी में ऐड होगा 2.5 के 3, बैलेंस शीट में 50 की लाइबिलिटी। अब देख मैं अंदर ले गया इसको, बाहर से 50 उड़ा दी, अंदर ले गया तो एंट्री बन के अंदर गया, डेबिट में 2.5 के 3 हो गए, क्रेडिट में 50 आ गए। अब ये 50 केवल बैलेंस शीट में आएंगे। फिर ऐसे एग्जाम्पल लो, ऐसे क्लियर करो किसी जूनियर को भी, 11वीं में हो चाहे वो 12th में हो, ताकि वो भी कहें कि मुझे अच्छी चीज़ बताई किसी ने। ये थोड़ा सा सोचो और अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हो जाओ, किसी की भी हेल्प करो, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपके फंडे क्लियर होंगे। चलिए अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। लिखें आप, लिखिए पॉइंट नंबर ए, दो पॉइंट है सबके। पॉइंट नंबर ए स्मॉल या कैपिटल लेटर में जैसे भी लिखते हो लिख सकते हो, है ना। लिखिए इफ एनी प्रीपेड एक्सपेंस, if any prepaid expense is given, if any prepaid expense is given outside the trial balance, if any prepaid expense is given outside the trial balance, then it means its adjustment is pending. Then it means its adjustment is pending. Therefore it will be deducted. Therefore it will be deducted. DEDUCTED, डिडक्ट करना मतलब घटाना, माइनस करना। Then it will be deducted in trading and P&L account. It will be deducted in trading or P&L account. It will be deducted in trading and P&L account, and also it will be disclosed. And also it will be disclosed. DISCLOSED. It will be disclosed under current assets in balance sheet. It will be disclosed under current assets in balance sheet. यदि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इसका मीनिंग ये होता है कि उसका एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है, तो हमें उस प्रीपेड एक्सपेंस के अमाउंट को ट्रेडिंग या पीएनएल में तो घटाना होगा, जो भी एक्सपेंस है उसमें, सैलरी है तो सैलरी में, रेंट है तो रेंट में से, जो भी रिलेवेंट एक्सपेंडिचर, और उसको फिर बैलेंस शीट में करंट असेट में दिखाना होगा। तो अभी आपका ये 10,000 यदि बाहर होता तो अंदर 310 होते, पीएनएल में सैलरी 310 लेस प्रीपेड सैलरी 10, आउटर में 3, और ये 10,000 फिर बैलेंस शीट में करंट असेट। लेकिन अब जो सामने सीन पड़ा आपके कि यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल के बाहर नहीं हो तो अंदर गया तो एंट्री बन के गया होगा, ऐसे नहीं गया होगा, और उसने जाते ही जो एक्सपेंस रहा होगा उसमें से खुद को घटा लिया होगा, तो अलग से वो सामने आ गया। लिखिए नंबर बी, but if any prepaid expense is given, inside the trial balance, but if any prepaid expense is given inside the trial balance, then it means its adjustment has been done. Then it means its adjustment has been done. Therefore
therefore it will be disclosed, therefore it will be disclosed only in the balance sheet, it will be disclosed only in the balance sheet under current assets, under current assets, ये केवल करंट असेट में बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसका एडजस्टमेंट P&L ट्रेडिंग में दोबारा नहीं होगा, ठीक है। ये सामने रखा 10,000 सीधा बैलेंस शीट में जाएगा और इस तीन में ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट हो चुका, वरना 3 10 में से 10 घटाए जब तो 3 आया था। दिस इज योर पॉइंट नंबर 8। नंबर 9, टॉपिक नंबर 9, एडजस्टमेंट ऑफ accrued income, adjustment of accrued income, adjustment of accrued income, ACCRUED, accrued income given outside or inside, given outside or inside the trial balance, ट्रायल बैलेंस। यदि कोई एक्रूड इनकम कभी ट्रायल बैलेंस के बाहर कभी अंदर कैसे भी गिवन है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब यही सामने ट्रायल बैलेंस पड़ा और इसी में हम लोग फिगर एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो मिस्टर एक्स का ये ट्रायल बैलेंस है मार्च 22 को और बंदे ने यहां दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव, ₹1,00,000 और अदर इंफॉर्मेशन में accrued interest $20,000। ये किसी मिस्टर एक्स का ट्रायल बैलेंस, उसने ट्रायल बैलेंस में अंदर दे रखे हैं 1,00,000 इंटरेस्ट रिसीव के नाम से और बाहर दिखा रखे हैं अदर इंफॉर्मेशन में accrued interest, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन बट नॉट रिसीव। accrued इनकम, कमाई गई इनकम लेकिन मिली नहीं, वो है 20,000। तो सिंपल सी थ्योरी, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी इनकम यदि कमा ली जाती है चाहे उसका अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो तो P&L में तो आएगी। तो अब आप P&L में 1,00,000 दिखाओगे या 1,20, तो इसके लिए एंट्री भी तो बनाओगे पहले। अब दिमाग में एंट्री बनाओ, एंड ऑफ द ईयर एक्रूड इनकम की एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अब यदि इस एंट्री को आप दिमाग में बना चुके तो P&L में बाई इंटरेस्ट रिसीव इनर कॉलम में कितने 1,00,000, उसमें ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 20, आउटर में 1,20 और अब बैलेंस शीट में अब ये 20,000 की एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट इज योर एसेट और लायबिलिटी। ये पाना है या देना है हमें। यदि एंड ऑफ द ईयर किसी से कुछ लेना रह गया तो हमारी वो असेट ही तो हुई ना। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में कौन सी साइड, करंट असेट, असेट साइड में दिखाया जाएगा, बशर्ते ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट होना अभी बाकी है। लेकिन अकाउंटेंट ये कहता है भाई साहब मैं तो बाहर दिखाता ही नहीं, मैं तो इसको अंदर ले आता हूँ, और अंदर लाएगा तो वो एंट्री करके लाएगा। अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बोलो, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, वो कह रहा है मैं तो यहाँ शो कर देता हूँ एक्रूड इंटरेस्ट, और आपने एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया है ना, कितने रुपए, और क्रेडिट किसको किया, तो ये इंटरेस्ट आपका अभी कितना है 1,00,000, अब कितना हो गया। तो अब देखो सोचने वाली बात, ये जो बाहर 20,000 दिया हुआ था क्या वो 1,00,000 में शामिल था, हमने जोड़ा है, और अब ये करते ये बाहर से हट जाएगा, ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस से गायब हो जाएगा, और अब आपके अंदर ये सीन हो गया। अब सोचो या जो टोटल पहले रहा होगा जो भी 10,00,000 20,00,000, वो टोटल कितने कितने से बढ़ जाएगा, तो दोनों साइड का टोटल तो बराबर ही आएगा ना।
यदि पहले टोटल यहाँ 10 लाख था तो 10,20,000, अब ये सीन हो गया। अब आप P&L अकाउंट में क्रेडिट में इंटरेस्ट इनकम, अब मैं इसमें रिसीव्ड वर्ड भी हटा रहा हूं, दिस इज इंटरेस्ट इनकम, अब इसको रिसीव्ड भी नहीं कर सकते आप। अब ये बताओ इस 1/20 में क्या क्या शामिल है? एक तो करंट ईयर में जो ब्याज आ गया था हाथ में, रिसीव हो गया था, वो भी इसमें शामिल है, और दूसरा जो कमाया बट मिला नहीं वो भी तो इसमें शामिल हो गया। इसलिए मैंने रिसीव्ड वर्ड को हटा के इंटरेस्ट इनकम कर दिया, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूड है। और ये 20,000 आपकी असेट पड़ी इधर। अब P&L में इंटरेस्ट की इनकम 1/20 बताओगे या 1/40? उसमें क्या 20,000 दोबारा जोड़ोगे? अब तो ये 20,000 जो पड़ा है वो सीधा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की करंट असेट साइड में। अब ये सामने रखा एग्जाम्पल, धीरे धीरे हम बनाते जा रहे हैं, आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, आराम से और देख लें। अभी हाल फिलहाल मेरे ख्याल में आप सब्सक्रिप्शन उसमें जुड़े नहीं होंगे, अभी आपको एक्सेस थोड़ी मिला है उसका। नहीं, FA का तो कल मैंने देखा था, उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है। FA का अलग से फोल्डर है, उस पर लेक्चर तो आपके डल रहे हैं डेली, लेकिन अभी आप उसमें स्टूडेंट एक भी नहीं है, वो तो आपका कोई दूसरा फोल्डर होगा। हाँ, पब्लिश किया हुआ नहीं है ना अभी, इसलिए तो कह रहा हूँ। चलो, ये तो सब मिलेंगे आपको। ये तो मैं तो आप लोगों की क्लास में जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इनको हार्ड डिस्क में ले जाके और बाकी बच्चों को भी बांट दूंगा, जो भी और दूसरे अलग अलग कोर्स के CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CA इंटर, इन बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत स्ट्रांगली एडजस्टमेंट सबके पड़े हुए नहीं होते। और अभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, तो आगे देखो क्या क्या आने वाला है। अब ये इतना डिटेल में 15-20 दिन की क्लास होती है ना, ये जिंदगी भर के लिए असेट हो गई है आपके, जब तक स्टूडेंट को गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं अकाउंट्स में। ऐसे हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल होते हैं, टाइम देना पड़ता है बस। लिखो, इसमें कोई इशू है, किसी को बताना है कुछ? चलिए लिखिए। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, if any accrued income, if any accrued income is given, if any accrued income is given outside the trial balance, if any accrued income is given outside the trial balance, then it means its adjustment is pending. Then it means its adjustment is pending. Therefore, it will be added. Therefore, it will be added in P&L account. It will be added in P&L account, and also it will be disclosed, and also it will be disclosed under current assets, and also it will be disclosed under current assets in the balance sheet. In the balance sheet. Full stop. यदि कोई भी एक्रूड इनकम ट्रायल के बाहर गिवन है तो पहले तो वो P&L में ऐड होगी अपनी रिलेटेड इनकम, जो भी इनकम है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, व्हाटएवर, और साथ में वो बैलेंस शीट में भी असेट साइड में आएगी। नंबर बी, बट इफ any accrued income, but if any accrued income is given, but if any accrued income is given inside the trial balance, inside the trial balance, then it means that its adjustment has been done. Then it means that its adjustment has been done. Then it means its adjustment has been done. Therefore, it will be
therefore it will be only disclosed, it will be only disclosed in the balance sheet, in the balance sheet under current assets. It will be only disclosed in balance sheet under current assets. इसको केवल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और P&L अकाउंट में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ना। नंबर 10, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 10, एडजस्टमेंट ऑफ unearned income, UNEARNED, adjustment of unearned income given outside or inside, given outside or inside the ट्रायल बैलेंस। यदि कोई अनअर्न्ड इनकम कभी ट्रायल के बाहर कभी अंदर कहीं भी गिवन, तो उसके भी दोनों मायने वही है। अब ये सामने अभी एग्जाम्पल पड़ा, आज मैं आपसे कह दूं कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है और ये इंटरेस्ट की इनकम आपको दे रखी है 1,30,000 और आप ट्रायल बैलेंस के बाहर अदर इंफॉर्मेशन में अनअर्न्ड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000, ये मामला है। अब इसका मीनिंग सोचो, इसका मतलब क्या हुआ। यदि ट्रायल बैलेंस पे इंटरेस्ट की टोटल इनकम है 1,30,000 और बाहर लिखा है कि अनअर्न्ड इंटरेस्ट विच इज नॉट येट अर्न्ड बट इट हैज बीन रिसीव्ड, जो ब्याज आपने अभी कमाया नहीं, अगले साल का है, अगले साल कमाओगे, मिल गया पहले एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है 10,000। इसका मतलब एक्यूरल बेसिस कहता है कि 10,000 इस साल की इनकम आपको 1,30 में से इसे लेस करना पड़ेगा P&L और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। किसी का एडवांस आया हुआ पैसा आपके लिए दूसरे की अमानत और वो आपकी लायबिलिटी है, कभी लौटाना भी पड़ सकता है वापस। अब इसकी एंट्री क्या बनाओगे, इनकम डेबिट टू लायबिलिटी, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट। एंट्री बनेगी तो नेचुरली P&L में आप क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट 1,30 लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट 10,000, आउटर में 1,20 और ये 10,000 फिर बैलेंस शीट में जाएगा करंट लायबिलिटी, यही होगा। लेकिन कोई बंदा ये कहें साहब मैं तो बाहर दिखाता ही नहीं हूँ, मैं तो इसको अंदर लेके आ जाता हूँ, और अंदर लाओगे तो एंट्री से आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। अब डबल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, नाउ इट इज अनअर्न्ड इंटरेस्ट, और वो 10,000। लेकिन जरा सोचो, आपने एंट्री क्या बनाई, इंटरेस्ट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को तो डेबिट किया ना, क्रेडिट कितना हुआ पड़ा है 1,30 में से अब आपके 10 गए तो कितने रह गए। अब आप देखो ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट दोनों साइड में एडजस्ट हुआ या एक ही साइड में हुआ, एक ही साइड में, यहां से कितने हट गए तो वापिस आ गए, तो क्या टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा। अब ये बाहर नहीं आएगा, अब ये बाहर से गायब हो गया। अब आप सोचो फाइनल अकाउंट बनाओगे, P&L बनाओगे, तो P&L में क्या 1,20,000 में से 10,000 दोबारा और घटाओगे, घट चुका ना। अब P&L में कितने लोगे, और ये 10,000 सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब ये तब है जब अनअर्न्ड इनकम ट्रायल के अंदर दे रखी हो, बाहर की बजाय। ये सामने रखा, देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो, वरना वही 3 बार लिखा वैसे ही 4थी बार लिखना है। पॉइंट नंबर ए लिखिए, if any unearned income is given, if any unearned income is given outside the trial balance, then it means its adjustment is pending.
then it means its adjustment is pending. Therefore, it will be deducted. Therefore, it will be deducted from the related income. It will be deducted from the related income in P&L account. In P&L account, from the related income, संबंधित आय, जो इनकम, जैसे अभी इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में से घट जाएगा, then it will be deducted from the related income in P&L account, and also it will be disclosed, and also it will be disclosed under current liabilities. It will be disclosed under current liabilities in balance sheet. In balance sheet. हो गया? अब इसका अपोजिट सीन दूसरा पॉइंट नंबर बी, but if any unearned income is given inside the trial balance, then it means its adjustment has been done. Then it means its adjustment has been done. इसका एडजस्टमेंट हो चुका, has been done. Therefore it will be directly disclosed. Therefore it will be directly disclosed in the balance sheet. It will be directly disclosed in the balance sheet under current liabilities. Under current liabilities. इसको सीधा बैलेंस शीट में ले जाओ आप, P&L में घुमाने की जरूरत ही नहीं है. हो गया? सर एक बार रिपीट करना. कहां से? सर डिस्क्लोज के आगे से. Then it means its adjustment has been done. Then it means its adjustment has been done. Therefore it will be directly disclosed. Therefore it will be directly disclosed in the balance sheet. It will be directly disclosed in the balance sheet under current liability. हो गया? ये था नंबर 10. नंबर 11 नंबर लिखिए. Adjustment of closing stock. Adjustment of closing stock given. Adjustment of closing stock given outside or inside. Adjustment of closing stock given outside or inside the trial balance. Outside or inside the trial balance. यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर या अंदर गिवन. अब यहाँ थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ढंग से समझना, टाइम लगेगा पूरा और बहुत काम आना है ये. अब मिस्टर एक्स का एक ट्रायल बैलेंस है. अब ये आइटम मैं सारे हटा रहा हूँ और अब दूसरे आइटम ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, सुन लीजिए आप. यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ₹50,000. परचेज
रुपीज 8 लाख, सेल्स रुपीज 9 लाख। और अब मैं यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के बाकी कोई आइटम नहीं ले रहा हूँ, 3 आइटम लिया बस गिन के, ओपनिंग, परचेज एंड सेल्स। और अब ट्रायल बैलेंस के बाहर अदर इंफॉर्मेशन में नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 150। बस हमें काम की चीज़ें लेनी है बस, बाकी ट्रायल बैलेंस में पूरा नहीं ले रहा हूँ यहाँ। अब इसको देख लो एक बार। और ट्रायल बैलेंस में आइटम तो और बहुत सारे हैं। अंदर हमने 3 ही लिए, ओपनिंग, परचेज और सेल्स। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी अभी नहीं लिया, हम लें तो वो भी ले सकते हैं, बट समझने के लिए इतना काफ़ी। और बाहर है क्लोजिंग स्टॉक। और अब यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ज़रा ट्रेडिंग अकाउंट की वर्किंग सोचो। ये ट्रेडिंग अकाउंट, बंद कर दिया, ऐसे मत करना, घुट जाएंगे नहीं तो। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सुनो। अब यदि ये ट्रेडिंग P&L पूरा नहीं बनाएंगे, हम बात करें यदि 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 5 सेल्स, और हमने आइटम ये लिए हैं। ओपनिंग कितने का है? 50,000, परचेज और सेल्स 9 लाख। यही है, सब लोग ध्यान देना है, बार बार बताने की चीज़ें नहीं होगी। आप आगे कहीं बोलोगे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये तीनों आइटम यदि हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे, 50 का तो ओपनिंग, 8 की परचेज और 9 लाख की सेल्स। अब आगे जाने से पहले कुछ बातें आपसे पूछी जाएगी, जवाब दोगे। ये जो ट्रायल बैलेंस मैंने अभी अभी बनाया है, इसमें अंदर तो 3 आइटम मैंने दिखा दिए, बाकी सारे एक्सपेंस और इनकम, असेट, लायबिलिटी छोड़ो आप, और बाहर ये 1.5 लाख दिखा दिया। सोच के जवाब देना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है या अंदर है? बाहर है। क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन क्या है? कोई पूछे कि एक साधारण शब्दों में क्लोजिंग स्टॉक को डिफाइन करो। ऐसा गुड्स जो ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदा तो था, लेकिन एंड ऑफ द ईयर बिका नहीं। इसका मतलब आप सब लोग अभी एक साथ बोले, सभी लोगों का ये ओपिनियन है, सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो जरा ये सोचो, अभी आपने डेफिनेशन दी थी, डीपली सोचना कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स है जो इस साल खरीदा तो गया था लेकिन, तो क्या ये 1.5 लाख इस 8 लाख में शामिल नहीं है? नहीं है शामिल। क्या ये 1.5 लाख 8 लाख का पार्ट नहीं है? और आप कह रहे हो क्लोजिंग स्टॉक बाहर है। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस के बाहर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्या ये गिफ्ट में आया था? डोनेशन में आया था? आपके परचेज का हिस्सा है। बाहर आपको खाली इन्फॉर्म किया जाता है, आपको सूचना दी जाती है कि ध्यान रहे फाइनल अकाउंट बनाते समय 8 लाख का पूरा माल बिका नहीं था, इसमें से कुछ गुड्स आपका बच गया था। जब आपने माल खरीदा था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था एज एन एक्सपेंडिचर, और यदि सारा बिक जाता तो आज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं,
सारा बिक गया तो 9 लाख में से 8.5 गए, जीपी कितना होता? 50,000। लेकिन सारा बिका कहां? आपके इस 8 लाख में से कितना माल नहीं बिका? तो या तो हम इसको इनर कॉलम में लें पहले और इसमें से कितने घटाएं? 1.5 लाख। 8 में से कितना बिका? 6.5 और 50 ये 7 लाख का माल आपने कितने में बेचा? आपका जीपी 50,000 नहीं है, 2 लाख है। अब छोटी छोटी बातें जो आपके नॉलेज में जुड़नी चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट कभी सुना? मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सपेंस उसकी रिलेटेड इनकम, कोई भी इनकम उसके रिलेटेड एक्सपेंस से कोरिलेटेड होना चाहिए। उन दोनों में परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दे शुड रिलेट टू ईच अदर, उन दोनों में आपस में संबंध होना चाहिए। इसको मैचिंग कहते हैं। जरा सोचो तो, ये 9 लाख की आप सेल दिखा रहे हो इधर और सामने खर्चा कितना दिखा रहे हो? क्या 8.5 लाख से 9 लाख का कोई मेलजोल है? आपने 8.5 में से कितना नहीं बेचा? उस 1.5 लाख को हटाओ पहले इधर से, कितने रह जाएंगे डेबिट में? 7 से 9 की मैचिंग है, 8.5 से 9 की मैचिंग नहीं है। और यदि ध्यान हो तो हम एक टर्म यूज करते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ। अब उसका मीनिंग सोचो जरा डीपली। आपने बोल तो दिया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलना चाह रहे हो? जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट। हमने बेचा 9 लाख में, लेकिन कॉस्ट पूरी क्यों ले रहे हो? 8.5 में से 1.5 लाख का तो बेचा ही नहीं। नीचे आपका ट्रायल बैलेंस खुद बोल रहा है इधर कि इस 50 और 8.5 में से ये तो बिका ही नहीं। और आप दोनों को आमने सामने रख के बैठ गए और जीपी निकालने चले। आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी, मैचिंग कॉन्सेप्ट की परवाह नहीं करी, लापरवाही कर रहे हो। पहले 1.5 लाख रुपए या तो 8 में से घटाओ, फीफो बेसिस, फर्स्ट इन, और फीफो कहता है कि 50 तो बिक चुका, जो बचा वो किस में से बचा है? तो इस 8 में से घटाओ ना इनर कॉलम में, और या घटाओ नहीं तो सामने दिखाओ। अब जो माल आपने इस साल खरीदा लेकिन बिका नहीं, वो आपकी असेट है। क्या वो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में नहीं आएगा? एंट्री पास करो, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और इसमें से कम करो। और यदि यहां कम नहीं करना तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री पास करो। तो आज और अब से कभी भी कोई ऐसा ढांचा सामने रख दें, ओपनिंग और परचेज और सेल्स और पूरा ट्रायल बैलेंस भर दें और बाहर दे दे क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन, और आपसे वो पूछ लें जरा बताना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है या बाहर है? आप बोलो साहब बाहर कभी होता ही नहीं, होता हमेशा ही अंदर है, बस वो दिखता नहीं है। क्योंकि ये 1.5 लाख किसमें छुपा हुआ है तो 8 लाख का ही पार्ट है। नहीं, आप सीधा जवाब दो साहब, किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक बाहर कैसे हो सकता है? और बाहर है तो ट्रायल बैलेंस टोटल टेली कैसे हो गया? फिर बताओ। यदि आज मैं इस 8 लाख में से 1.5 नीचे रख दूं और यहां 6.5 डाल दूं, 1.5 लाख नीचे डाल दूं, आपका ट्रायल बैलेंस पे 1.5 लाख का फर्क आ जाएगा। पक्की बात है ये। ट्रायल बैलेंस टेली कैसे हो गया यदि क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो? क्लोजिंग स्टॉक बाहर कभी होता ही नहीं है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। होता हमेशा अंदर है लेकिन दिखता नहीं है, परचेज में छुपा हुआ है। और ऐसी सूरत में जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इनर में परचेज में 8 में से लेस करो 1.5 लाख, और यहाँ 6.5 और 50 7 डिफरेंस लिया तो जीपी 2, और या फिर इस साइड में लिख दो बाई क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनी? एंट्री बनाओ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अभी पीएनएल तो शुरू ही नहीं हुआ, पीएनएल तो बाद में शुरू होगा। नाम 2 के एक साथ है लेकिन अभी तो एक ही बन रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, 1 दिन की लाइफ होती है इसकी। अगले साल इसका तो बेचारे का नाम ही बदल जाएगा। यस, इसका तो बेचारे का नाम ही बदल जाए, बाकियों का तो नाम ही नहीं बदलते। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इनकम, उनके तो नाम भी वही रहता है। अगले साल तो बेचारे का नाम ही चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर लेजर के अंदर ये ओपनिंग स्टॉक के नाम से टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अगले साल यहाँ जाएगा वापस। और आज जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्या वो पिछले साल यहाँ नहीं था? क्या था ही ना?
अब यदि आमने सामने रख दिया तो मैं 3 सर्किल कर रहा हूं, जरा तीनों सर्किल पे ध्यान रखना, या 2 सर्किल कर रहा हूं, ये 1 और ये 2, एंड दिस माइनस दिस। यदि ये 8.5 है और सामने 1.5 है तो मैथमेटिकली नेट कितने रह गए? 7 लाख। क्या बोलते हैं उसे? COGS। एंड सेल्स माइनस COGS इज अ GP। बोलो। इसलिए यहां डेबिट में आ जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये 2 लाख। अब आप अपना P&L का टोटल, ट्रेडिंग का टोटल लगाओ और इस 2 लाख के GP को नीचे P&L में ले आओ। देखो सामने जरा बताओ, और ये किस सिचुएशन में है? जब आपका ट्रायल बैलेंस ये है। और आखिरी बार बता दो, क्या कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर होता है? हमेशा अंदर होता है। कभी भूल के भी मत बोल देना। ये जो बच्चा ये बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर है, बाहर है, पहली बात उसको नॉलेज ही नहीं है। फिर इसका मतलब उसको क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन ही नहीं आती। वो ये जानता ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक आखिर होता क्या है। जो गुड्स करंट ईयर में आपने खरीदा था लेकिन बिक नहीं पाया, तो परचेज में तो जुड़ा हुआ है ना, वो बाहर कैसे हो सकता है? और आप इसमें से हटा के ट्रायल बैलेंस को मिला के दिखा दो, फिर बाहर दिखा। सिंगल एंट्री सिस्टम पे आ गया आप, हो ही नहीं सकता ऐसा। अब यदि ये सिचुएशन है सामने, तो पक्की बात है आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनेगा। अब जनरल एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, और ये क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ एज एन असेट। कौन सी? करंट असेट। बैलेंस शीट बनाओगे तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में कौन सी साइड में आएगा? असेट साइड में, अंडर करंट असेट। यही हुआ। ये तब है जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर इन्फॉर्म्ड है। एक अकाउंटेंट कहता साहब मैं तो ये नौबत ही नहीं छोड़ता, मैं तो बाहर का कसम ही खा रखी है, मैं तो नीचे कुछ बताता ही नहीं हूँ, मैं तो मेरा ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड बनाता हूँ। और यदि वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएगा तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही नहीं ना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या एंट्री करी है अभी? बाय क्लोजिंग स्टॉक। जनरल एंट्री क्या बनी? वो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। वो बंदा कह रहा है मैंने ट्रेडिंग अकाउंट तो अभी बनाया ही नहीं, मैं तो अभी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना चाहता हूं, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। क्या होगा इससे? क्लोजिंग स्टॉक तो डेबिट हो गया लेकिन परचेज को घटा गया। और यदि आप इसको अंदर लाना चाहोगे तो यहां से उड़ाओ, पहले तो इसको यहां से साफ करो, और अब इसकी एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनी है अभी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना? 1.5 लाख। लेकिन इस केस में यहां पे अब ये दोनों मिला के कितने हैं? और पहले कितने थे? क्लोजिंग स्टॉक पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर बोल रहे थे ना हम, अंदर ही था। और अब कोई क्या बोलेगा? सर अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है। भाई मेरे पहले भी अंदर था, खाली दिखाने का फर्क है। अब तेरे को क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिख रहा है, पहले दिखता नहीं था क्योंकि परचेज में छुपा हुआ था। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल के बाहर होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। होता अंदर ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। वो परचेज में छुपा होता है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे करना पड़ता है। लेकिन अब आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल को बाहर से अंदर लेके आ गए, अंदर लाए तो एंट्री बन के आया है वो, और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एंट्री कर चुके आप। क्या एंट्री हुई? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज। इसका इफेक्ट क्या हुआ? खुद क्लोजिंग स्टॉक तो डेबिट हो गया एज एन असेट, लेकिन परचेज को घटा गया। अब परचेज कितनी रह गई? और इस 6.5 में 1.5 लाख ऑलरेडी हटे हुए हैं। अब यदि मैं यहां पे 6.5 लाख रुपए लिखता हूं तो क्या अभी भी मैं 1.5 लाख सामने लिखूं? क्या ये दोबारा माइनस नहीं हो जाएगा? तो अब मैं यहां ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज यदि 6.5 लूंगा तो इस साइड से 1.5 लाख रुपए को उड़ा दूंगा। बोलो बोलो। अब आपका ओपनिंग 50 और नेट परचेज, इसको नेट क्यों बोल रहा हूं? इसमें क्लोजिंग स्टॉक हट चुका एंट्री के माध्यम से, और ट्रायल बैलेंस में ही पहले आपका क्लोजिंग स्टॉक इसमें से कम हो गया और खुद अंदर आ गया 1.5 लाख, और टोटल में भी फर्क नहीं पड़ा। अब इस केस में यदि मैं यहाँ पे 2 ओपनिंग और 2 परचेज दिखाऊंगा तो दोनों कितने हो गए? इट्स ए COGS। बोलो सामने पड़े 9 तो GP कितना आ जाएगा? पहले भी 2 ही आ रहा था।
एक तरीका ये। अब सोचो तो पिछली बार आपने ये बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था, क्योंकि यहाँ कितने रुपए थे, तो घट के 1.5 लाख सामने आ गए, और वो 1.5 लाख उसके अलावा कहाँ गए थे। इसका मतलब लोग क्या कहते हैं पता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर होते हैं तो दो जगह आता है, एक तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरी बार, लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर होता है तो एक जगह ही आता है। वो कहां पे आएगा, केवल बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में दोबारा, क्योंकि वो परचेज में से ऑलरेडी लेस किया हुआ है। अब ये एक जगह आएगा, दो जगह आएगा, क्यों, समझो ना ढंग से इसको, कि क्यों नहीं आएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑलरेडी घटा हुआ है। अब ये सामने रखा है और ये ट्रेडिंग अकाउंट रखा है, देख लो, और ये सब काम आएंगे आपके आगे जब ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, बीच में चलते ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक समझ जाना कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो चुकी और वो परचेज में से ऑलरेडी माइनस। अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में उसे वापस नहीं दिखा के सीधा बैलेंस शीट में जाना है। रटने वाली बातें नहीं है, समझने की बातें हैं। बोलो, देखो सामने रखा है, हो गया। अब पता है एक अकाउंटेंट कहता है साहब मैं तो क्लोजिंग स्टॉक को तो बाहर नहीं दिखाता हूं, वो तो मेरी आदत में है ही है, मैं तो उसको अंदर ले आता हूं, मैं तो इसको भी ट्रायल बैलेंस में अलग से नहीं दिखाता, मैं तो इसको भी परचेज में एडजस्ट कर लेता हूं। पहले ये बताओ, जो क्लोजिंग स्टॉक बाहर था और यदि वो अंदर आया तो उसने अपना असर कहां दिखाया, परचेज में से वो लेस हो गया, क्योंकि वो बिका नहीं ना। लेकिन अब कोई ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ दिखाना नहीं चाहे अलग से, इसको भी उड़ाना चाहें, तो इसका बैलेंस क्या है, डीआर। ओपनिंग स्टॉक को तो करो सीआर और परचेज को कर दो डीआर। एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, और ऐसा करोगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक तो हो गया यहां से गायब, और जाते जाते परचेज को कितनी कर गया, बोलो। अब ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग आपको नजर नहीं आ रहा, आप कहेंगे सर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं है, दिखता नहीं है, कहां छुपा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक परचेज में इंक्लूड। अब जरा सोचो तो ये जो 7 लाख है, 50,000 का ओपनिंग, 8 लाख की परचेज, 8.5 माइनस 1.5 लाख का क्लोजिंग, कितने बचे, 7। क्या ये सीओजीएस नहीं है, अब क्या ये सीओजीएस नहीं है, इसको कुछ लोग तो बोलते हैं सीओजीएस, और कुछ इस परचेज के पहले एक शब्द लगा देते हैं, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज बोलो या सीओजीएस बोलो, बात एक ही है। और आप देखो आपके टोटल में भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 6.5 से और 50 से मिलके दोनों 7 लाख नहीं हो गए। अब यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो क्या डेबिट साइड में ये 5 लाख आएगा, और इधर आपके 6.5 की जगह कितने आ जाएंगे, 7 लाख। सामने कितने पड़े, ये जीपी, और हिसाब से ये परचेज नहीं, अब क्या है ये, जबकि सीओजीएस, या इसको क्या बोल सकते हो, एडजस्टेड परचेज, ये आपकी मर्जी। अब एडजस्टेड परचेज और सीओजीएस एक ही बात होती है, एक तरीका ये भी है। और आगे कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे ट्रायल बैलेंस में, आप ओपनिंग स्टॉक ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं, और बाहर क्लोजिंग नहीं मिलेगा, वो अंदर मिलेगा, तो इमीडिएट समझ जाना कि यदि ऐसा है तो फिर ये, सॉरी, ऐसा है तो उस केस में आपका ये वाला मामला है, बस यही है ना, ये वाला मामला है। अब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग अंदर दिख रहा है तो मतलब परचेज में एडजस्ट हो चुका, घट चुका, और ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो परचेज में इंक्लूड हो चुका। अब वो परचेज नहीं है, एडजस्टेड परचेज है या सीओजीएस, ये पॉइंट देखो। अब इसकी थ्योरी में कल लिखवाऊँ, लेकिन ये चीजें समझो। मैं अभी भी कहूँगा रटने की कोशिश मत करना, घर बैठ के खुद ही एग्जाम्पल बना लो, कॉपी में पेंसिल लेके बैठ जाओ, रबड़ से मिटाते रहो, लिखते रहो, हटाते जोड़ते रहो, अंदर बाहर होते रहो, क्लियर करो इन चीज़ों को। और कोशिश ये करो कि बस मुझे सर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, आप पूछ लो, मैं आपके सामने बना के स्केच करके बता दूंगा, मैंने रटा हुआ नहीं है, अंदर है तो ये होगा, बाहर है, ये कॉपी में लिखे हुए रह जानी चाहिए, यहाँ लिखो इस जगह। ये कॉपियाँ किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब जाके माना जाता है कि आप कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट। अभी ये हाल फिलहाल हम यहाँ तक आए हैं, कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।